आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। थंबनेल्स देख करके और स्क्रीन को देख करके आपको यह अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग टर्म 2 का सिलेबस के अनुसार जैक बोर्ड का पेपर जो होने वाला है जून में, उसको ध्यान में रखते हुए टर्म 2 के सिलेबस के अनुसार क्लास 11th का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर एकेडमिक्स, योर साइंस ओलंपियाड्स, CHS entrance examination and other school entrance examination. The motto of this channel is to empower your KBC, that is the knowledge, basics and concepts. आज हम लोग देखेंगे केप्लर के ग्रहों के गति संबंधी नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों नियमों को देखेंगे और उसकी उत्पत्ति क्या है उसको भी हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले, उसको समझने से पहले हम यह जान ले कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो हम यह जानते हैं कि इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो सारे कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसी आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। इसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। जितने भी पिंड है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कण हैं, सारे कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोलेंगे? तो दो पिंड के मध्य में लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। दो पिंड के मध्य में लगने वाले बल को, आकर्षण बल को, देखिए दो पिंड है, ये दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस बल से वो खींचता है उस बल को हम लोग बोलते हैं आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है? अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है तो क्या हो रहा है? एक बल लग रहा है, और वह बल जो होता है, बल क्या होता है? ये द्रव्यमान और त्वरण का क्या है? गुणन है। तो द्वितीय नियम जो है किसका? न्यूटन का। वो यह कहता है कि बल जो है वो संवेग के दर को, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, यानी dp/dt। क्लियर है? फोर्स जो होगा वो क्या होगा? dp/dt होगा। तो यानी यहाँ पे एक त्वरण की जरूरत पड़ती है। कहीं भी बल लगेगा तो वहां पे त्वरण होगा। अगर त्वरण हो रहा है तो अगर पृथ्वी जो है जिस वेग से जिस वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वो वस्तु क्या करता है? त्वरण करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? स्मॉल g से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल g से, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? तो गुरुत्वाकर्षण देख लीजिए, इसको आप इसको नोट डाउन कर लें। गुरुत्वाकर्षण क्या है? ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, जो अभी हमने आपको बताया, दूसरे कण सभी कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अथवा ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्व के कारण लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इज दैट क्लियर? किसके कारण? गुरुत्व के कारण। अब आइए हम लोग, आप लोग गुरुत्वाकर्षण समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी केप्लर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। तो कितने नियम हैं इनके भाई? इनके 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम। पहले नियम को क्या बोलते हैं? कक्षाओं का नियम। क्या बोलते हैं? कक्षाओं का नियम। दूसरे को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है क्षेत्रीय वेग का नियम। और तीसरा जो है वो क्या है?
लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स। पहला हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं का नियम। दूसरा क्या हो गया? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, यानी क्षेत्रीय वेग का नियम, है ना। और तीसरा जो लास्ट है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल का नियम। इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले पहला नियम, कक्षाओं का नियम। क्या कहता है? कक्षाओं का नियम। कक्षाओं को नियम को जानने से पहले, किसके नियम? कक्षाओं के नियम। कक्षाओं के नियम यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में, है ना, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये किसने दिया? नील बोर ने दिया कि स्टेशनरी पाथ में वो क्या करते हैं? स्टेशनरी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इसके बाद सोमरफील्ड ने आकर के, किसने? सोमरफील्ड ने आकर के यह दिया कि नहीं, ये सर्कुलर पाथ में नहीं करते, ये सर्कुलर पाथ में नहीं करते, ये इलिप्टिकल पाथ में करते हैं, यानी दीर्घवृत्तीय पथ में ये ट्रेवल करते हैं। ठीक उसी तरह से पहले हमको यह पता था, जब तक केप्लर ने अपने नियम नहीं दिए थे, तो यह पता था कि सूर्य जो है वो सूर्य जो है फिक्स है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है और वो वृत्तीय पथ में घूम रही है। किस पथ में? वृत्तीय पथ में। लेकिन केप्लर ने कहा कि नहीं, सूर्य जो है वो तो एक फोकस पे फिक्स है ना, और पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह जो है उसके चारों तरफ दीर्घवृत्तीय पथ में। कौन सा पथ में? दीर्घवृत्तीय। इस पथ को क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्तीय। तो दीर्घवृत्तीय पथ में वो मूव कर रही है, यानी इलिप्टिकल पाथ में। कौन से पाथ में? इलिप्टिकल पाथ में। देखो एक चीज आप ध्यान में रखो कि जिस तरह से, जैसे क्या है, ये रेक्टेंगल है, आयत है, इसका एल और बी क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। अगर यही एल और बी इक्वल हो जाए, एल बराबर बी हो जाए, तो जब एल बराबर बी हो जाएगा, इट मीन्स कि इन दिस कंडीशन इट विल कॉल व्हाट? क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा स्क्वायर, कहा जाएगा ना। जब एल बराबर बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सर्कल जो है वो स्पेशल केस है किसका? इलिप्स का। मतलब इसका जब दीर्घ अक्ष, यानी इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो जब मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष माइनर एक्स यानी लघु अक्ष के बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि यह क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। आई बात समझ में? लेकिन जब तक दीर्घ अक्ष लघु अक्ष के बराबर नहीं है, तब तक इसको हम बोलेंगे दीर्घवृत्तीय पथ। तो पहला जो नियम है यही कहता है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, और सूर्य जो है वो एक फिक्स फोकस पे दीर्घवृत्तीय पथ पर वो परिक्रमा कर रही है, और सूर्य जो है एक फोकस पे लाई करता है, यानी रहता है। एक चीज थोड़ा जान ले जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि जब पृथ्वी जो होती है सूर्य के सबसे दूर होती है, उसको बोलते हैं एपहेलियन। क्या बोलते हैं? एपहेलियन। एपहेलियन का मतलब होता है अपसौर। क्या होता है? अपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। और इसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। इज दैट क्लियर? तो उपसौर जो होता है वो 3 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में होता है प्रति वर्ष, और एपहेलियन यानी अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई के आसपास होता है प्रति वर्ष। इज दैट क्लियर? तो प्रथम नियम हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि प्रथम नियम क्या है। आइए इसको देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। प्रथम नियम यानी कक्षाओं का नियम। ये देखिए केप्लर का जो नियम है, ये जेपीएससी छठी जेपीएससी की मेंस की पेपर जो थी साइंस और टेक की, उसमें ये पूछा गया था हूबहू क्वेश्चन, है ना। तो
इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जिस तरह से विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने अपने डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, उसी तरह से यह केपलर का प्रथम नियम, इसे कक्षाओं का नियम या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, ये देख लीजिए आप, वही फिगर है। यहाँ पे सूर्य है एक फिक्स पोजीशन पे, और ये है आपका पृथ्वी है, हाँ, चाहे अन्य ग्रह है जो कि उसके चारों तरफ घूम रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए द्वितीय नियम। द्वितीय नियम यानी क्षेत्रीय चाल का नियम, यानी किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, इसको अभी हम लोग समझेंगे, आप इसको नोट डाउन करके रख लें कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा बराबर समय अंतरालों में बराबर क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। इसे केपलर का द्वितीय नियम कहते हैं एवं इसे क्षेत्रीय चाल का नियम यानी लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्षेत्रीय चाल होता क्या है। डीए बाई डी टी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, यानी जो एरिया स्वेप्ट किया जा रहा है, एरिया जो एक निश्चित समय में जो एरिया कवर किया जा रहा है वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर है? वो क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय यहां से यहां तक आने में। अगर पृथ्वी ए से बी की पास अगर जा रही है, अगर इसमें 2 महीना 3 महीना लगा रहा है, तो सी से डी के पास भी जाने में उसको कितना लगेगा, 3 महीना। कब? जब ये इसका एरिया जो होगा तब इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा तब। क्लियर है? यानी जो ए से बी के समय पास जाने में जितना समय लग रहा है उतना ही अगर सी से डी के पास जाने में समय लग रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है ना। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ डेल थीटा है, ये ए बी क्या है, आर्क है एक, है ना। यहाँ पे सी डी एक आर्क है, तो यहाँ पे समय लग रहा है, यहाँ पे भी समय लग रहा है जाने में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल होगा वही यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल होगा। अगर इसका क्षेत्रफल A1 ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल A2 ले लेते हैं, तो A1 बराबर क्या होगा, A2। आई बात समझ में? यही है द्वितीय नियम। आइए हम लोग तृतीय नियम की ओर बढ़ते हैं। तृतीय नियम को कहते हैं परिक्रमण काल का नियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, न्यूमेरिकल्स भी इसी नियम से पूछे जाते हैं। कह रहा है कि सूर्य के परितः किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे केपलर का तृतीय नियम कहते हैं तथा इसे परिक्रमण काल का नियम यानी लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। ये किताबी भाषा है, इसको आप समझ लें, इसको लिख लें, लेकिन लिखना कैसे, आप अपनी भाषा में इसको लिखेंगे। क्या कहेंगे कि अगर मान लो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी या फिर कोई ग्रह चक्कर लगा रही है, तो ये पूरे चक्कर लगाने में जो उसका समय लगेगा उसका वर्ग जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यानी दीर्घ, आर्यवासज में दीर्घ अक्ष। ये तो मान लो पृथ्वी सूर्य यहाँ पे इस फोकस पे है, लेकिन ए क्या होगा, इस पॉइंट से इसके ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त का मतलब अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घ वृत्तीय पथ का अर्ध दीर्घ अक्ष, तो उसका क्यूब के बराबर होगा। रियल यही है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या है, ए जो है वो अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है। अब इसको हम लोग थोड़ा देख लें कैसे है कि मान लीजिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब हम लोग जब जनरल काम आता है ना तो वहां पे ए नहीं ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो ग्रह है वो पृथ्वी, जो पृथ्वी ग्रह है या फिर कोई अन्य ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय पाथ में मोशन कर रहा है।
घूम रहा है। तो यहां से यहां तक मान लो एक ग्रह है ए, तो उसका टाइम पीरियड टी है, तो टी ए स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहां से यहां तक आर के बराबर, आर ए का क्यूब के बराबर। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई दूसरा ग्रह है बी, तो टी बी का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर बी के क्यूब के। क्लियर है? टी बी का स्क्वायर जो होगा जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर बी के होल क्यूब के। इज दैट क्लियर? ये दोनों बातें हम लोग समझेंगे। अब एक चीज और आप जान लें कि इसको घूमने में जितना समय लगेगा वो किसके अनुसार? इसके आर के अनुसार, है ना। इसको घूमने में अलग समय लगेगा क्योंकि इसकी आर अलग है। तो अगर आर बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के पास सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मरकरी, बुध। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? कम होगा। किसके? पृथ्वी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिक है। आई बात समझ पे? तो एक फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान में रखिए, T1 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला पे जो अभी हम लोग देखे, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब इसको करो, इसी के फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना, क्या दे देगा? परिक्रमण काल दे देगा, और एक परिक्रमण काल आपको निकालने के लिए दे देगा, और दोनों के बीच की दूरी का रिलेशन आपको दे देगा। क्लियर है? आइए हम लोग निकाल करके देखते हैं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कैसे होता है। और वही जिस तरह से हम केपलर्स लॉ से चल रहे हैं, किधर? न्यूटन्स लॉ, है ना, की ओर देखो चलेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा? वृत्तीय पाथ। क्लियर है? तो जब वृत्तीय पाथ कर रहा है तो यहां से यहां तक का दूरी क्या है? आर। और ये मान लो सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी और सूर्य जो है वो, पृथ्वी जो है वो सूर्य की तरफ अभिकेंद्रीय बल लगाएगी और इसकी एक वेलोसिटी भी होगी। तो अभिकेंद्रीय बल जो लगाएगी Fc जो होगा वो, यानी पृथ्वी के द्वारा जो कि अभिकेंद्रीय बल हो रहा है वो बराबर होगा किसके? Fg के। Fg कौन लगा रहा है? सूर्य लगा रहा है, और पृथ्वी दोनों के मध्य में लग रहा है, दोनों के बीच में लग रहा है। तो Fc क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर बराबर Fg क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी केवल फॉर्मूला जान लो। g, है ना, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? मास ऑफ, यानी द्रव्यमान होगा किसका? सूर्य का, और द्रव्यमान होगा पृथ्वी का, बटा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है? वही इसका रेडियस भी है, वही आर भी है। तो एक आर कट गया, एक एम, ये एम कट गया, तो यानी v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी एम एस बाई आर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब इसको आप ध्यान में रखोगे, केवल इसको ध्यान में रख करके देखो। अब क्या है कि टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? एक परिक्रमण काल में 2 पाई आर होगा ना, बाई इसकी क्या होगी? वेलोसिटी भी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट जी एम एस बाई आर। अभी था ना, देखे थे ना हम लोग, आप उसका स्क्रीनशॉट रखे हैं ना। टी बराबर 2 पाई आर। अब ये आर जो है ये 1/2 है पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर इन 1/2 इंटू में हो जाएगा बाई अंडर रूट जी एम एस। क्लियर है? तो ये r इंटू आर 1/2 क्या हो जाएगा? आर 3/2। क्लियर है ना? हो जाएगा ना? और 2 पाई अंडर रूट जी एम जो है वो क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? जी क्या है? स्थिरांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और सूर्य का जो मास है, द्रव्यमान है, वो भी फिक्स है। तो ये t जो हो जाएगा, t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3/2। होगा कि नहीं होगा? ये 2 यहाँ जाएगा तो 2 इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3। यही तो है कि प्लस का तृतीय नियम। आई बात समझ में? इसी को पलट के हम चलेंगे तो न्यूटन्स के नियम की तरफ चलेंगे। आइए, ये आपके तीनों नियम थे। अब हम लोग देखेंगे कि केपलर के नियम से न्यूटन के निष्कर्ष क्या कहता है भाई,
कि भैया जो केप्लर के दूसरे नियम के अनुसार किसी ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है, तब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह का वेग क्या होगा, नियत होगा सब जगह। यानी जो क्षेत्रीय फल वेग यानी dA/dt जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी क्या है, v तो कांस्टेंट होगा ना, तो mv²/r हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2πr/t। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे फोर्स इक्वल्स टू एम भी की जगह पे पुट कर दिए 2πr/t। तो क्या मिल गया आपको, F बराबर 4π² m/r² मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको मिला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m/r² से। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि जो बल होगा दो पिंड के मध्य में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, द्रव्यमान के। मतलब अगर दो हैवियर मास पार्टिकल यानी ज्यादा द्रव्यमान वाले वस्तु हैं तो उन लोग दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। दूसरा क्या कहता है कि इन लोग दोनों के मध्य का जो दूरी होगा वो अगर बढ़ाओगे तो बल कम होगा, और अगर उन लोग दोनों के बीच की दूरी घटाओगे तो बल अधिक होगा। इट मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी दूरी बढ़ी बल घटा, दूरी घटी बल बढ़ा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब क्या है, तीन नियम इससे निकल कर आते हैं कि ग्रह पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। क्लियर है, dA/dt जो है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है ना, आई बात समझ में। अब क्या है, यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है और द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये हम लोग तीनों देख लिए। ठीक है, अब ये सारी बातें केप्लर नियम का ग्रह का गति का जो नियम था उससे सारी बातें निकल करके आती है। अब अगले हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, है ना, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण क्या है, उसका प्रूफ क्या है ना, और अलग अलग पोजीशन पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।